बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स ऑफ सॉलिड में आज हम लेक्चर नंबर 6 हिस्ट्रीसिस स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्रीसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्ट्रीसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी हिस्ट्रीसिस क्या है, हिस्ट्रीसिस लूप क्या है, हिस्ट्रीसिस लॉज क्या है, उसको समझने के लिए हम एच और बी के दरमियान ये ग्राफ पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन इस ग्राफ के अंदर मौजूद है। ये ग्राफ है एच और बी के दरमियान। अभी एच और बी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे साथ कॉयल, इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है। ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ कॉयल, जिस तरह सोलेनॉइड होता है। जब हम इस कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे, तो करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल एच। इस करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल एच। एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आर रैंडमली अरेंज और उसका मैग्नेटाइजेशन होता है जीरो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन होता है जीरो। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एच की वजह से, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे बिकम पैरेलल, दे बिकम अलाइन। और उसकी वजह से व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम पैरेलल इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबल बी। मतलब ये एच हमारे साथ होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एच की वजह से मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, एच की वजह से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एच की वजह से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बी पैदा होगा, बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल। अभी एच और बी के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे। एच और बी के दरमियान रिलेशन है, उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। और जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो बी और एच का ग्राफ आएगा क्लोज लूप की शक्ल में। क्लोज लूप की शक्ल में आएगा, उसको हम हिस्टरीसिस लूप कहते हैं, उसको हम हिस्टरीसिस लूप कहते हैं। और हिस्टरीसिस लूप के अंदर एच ऑलवेज लेग बिहाइंड। हिस्टरीसिस लूप के अंदर क्या होगा, ये जो एच है ना, ये हमेशा पीछे होगा बी से। एच पीछे होगा बी से। द फिनोमिना ऑफ लेगिंग एच बिहाइंड बी, इस फिनोमिना को कि जब एच पीछे होगा बी से, एच हमेशा पीछे होगा बी से, उसको हम कहते हैं हिस्टरीसिस। इस फिनोमिना को हम कहते हैं हिस्टरीसिस। एच पीछे होगा बी से, एच पीछे होगा बी से, उस फिनोमिना को हम हिस्टरीसिस कहते हैं। चले आ जाए ग्राफ की तरफ। जब शुरू में करंट जीरो है, तो करंट जीरो है तो सोलेनॉइड के अंदर एच जीरो होगा। जब एच जीरो होगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रैंडमली अरेंज, तो इसकी वजह से बी जीरो आएगा। तो ग्राफ स्टार्ट होगा पॉइंट ओ से, करंट जीरो, एच जीरो तो बी बी जीरो। पॉइंट ओ से स्टार्ट हम लेंगे ग्राफ का। जब एच बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, और एच बढ़ने से बी भी बढ़ेगा। देखिए इधर एच बढ़ेगा, ग्राफ आएगा फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। जब एच बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। और एक पॉइंट पर इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे बिकम 100% पैरेलल, दे बिकम 100% अलाइन। जब 100% अलाइनमेंट हो जाए तो बी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, बी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इस स्टेज को हम सैचुरेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। एच बढ़ाने से बी बढ़ेगा, एच बढ़ाने से बी बढ़ेगा। जब इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, व्हेन दे बिकम 100% पैरेलल, देखिए इधर, इधर करंट जीरो, एच जीरो, बी जीरो, एच बढ़ाने से बी बढ़ेगा, एच बढ़ाने से बी बढ़ेगा। और जब इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, दे बिकम 100% पैरेलल टू बी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, बी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। अभी करंट बढ़ने से एच बढ़ेगा लेकिन बी नहीं बढ़ेगा। एच बढ़ाने से इस स्टेज पर, सैचुरेशन की स्टेज पर जब हम एच बढ़ाएंगे लेकिन बी रिमेन कांस्टेंट, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा बस। फिर मजीद एच बढ़ाने से बी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये है सैचुरेशन स्टेट। उसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे बिकम 100% पैरेलल, दे बिकम 100% अलाइन, अलाइन कंप्लीट हो जाएगा, अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम एच की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, ये एच एक्सटर्नल फील्ड, ये इंटरनल मैग्नेटिज्म, ठीक है। जब हम एच को डिक्रीज करेंगे तो एच को डिक्रीज करने से बी घटेगा, बी घटेगा, ठीक है। बट व्हेन एच रिड्यूस टू जीरो, B does not reach to zero। एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। When H reduce to zero, मतलब एक्सटर्नल फील्ड जब हम हटाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड बिकम जीरो, बट B does not reach to zero, B does not reach to zero। ये लाइन फॉलो करेगा। एक ही बात, जब हम H को डिक्रीज करेंगे, देखिए H को डिक्रीज किया तो इसके अंदर जो B था उसमें तो कमी पैदा हुआ, लेकिन पॉइंट B पर हमने H को जीरो पे किया, H जीरो हुआ,
H जीरो हुआ, लेकिन उसके साथ B जीरो नहीं हुआ। H रिड्यूस टू जीरो बट B डज नॉट रीच टू जीरो। H इज इक्वल टू जीरो। इस मटेरियल के अंदर अब भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बाकी रहेगा, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बाकी रहेगा, उसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके अंदर B का कुछ वैल्यू बाकी रहेगा, B की उस वैल्यू को हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को कि जब H जीरो हो जाए लेकिन B जीरो नहीं होगा, इसके साथ H जीरो बनेगा लेकिन B उसके साथ B जीरो नहीं बनेगा। H बिकम जीरो बट B डज नॉट रीच टू जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। इधर देखिए H जीरो करेंगे हम, लेकिन B अब भी बाकी रहेगा। ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये कुछ B बाकी रखेगा, कुछ B बरकरार रखेगा। और उसको अब B को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे? H तो जीरो हुआ है लेकिन उसके साथ B जीरो नहीं हुआ है। अभी इस B को जीरो करने के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना मटेरियल के अंदर, H जीरो है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है। अभी उसको जीरो करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। हम रिवर्स डायरेक्शन में H अप्लाई करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में H अप्लाई करने से B घटेगा, इतना घटेगा फिर कि वो पहुंचेगा जीरो पर। इस पॉइंट C पर B बिकम जीरो, लेकिन B को जीरो करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जितना मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है ना B को जीरो करने के लिए, H की उस वैल्यू को हम कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। कोएर्सिव फोर्स कहते हैं मतलब मटेरियल जिद करेगा, मटेरियल मुजाहिमत शो करेगा, अपने वैल्यू को जीरो करने के लिए मुजाहिमत शो करेगी, नहीं मैं अपने अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन बरकरार रखूंगा, ये जिद करेगा। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम रिलेक्टेंस कहते हैं, हम रिलेक्टेंस कहते हैं। पॉइंट C पर हम रिवर्स डायरेक्शन में माइनस H अप्लाई करेंगे। माइनस H अप्लाई करने से B बिकम जीरो। देखिए हम माइनस H अप्लाई करेंगे तो माइनस H अप्लाई करने से B बिकम जीरो। जितना H हम अप्लाई करेंगे उसको हम कोएर्सिव फोर्स कहते हैं। कोएर्सिव फोर्स हम रिलेक्टेंस की वजह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी जब हम H रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में B बनना शुरू हो जाएगा और फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में सैचुरेशन तक पहुंचेगा। देखिए जब हम H बढ़ाएंगे तो B मैक्सिमम तक दोबारा पहुंचेगा, सैचुरेशन स्टेज तक पहुंचेगा, ठीक है, पॉइंट D पर। अब इस रिवर्स डायरेक्शन में जब हम H को डिक्रीज करेंगे तो B में तो डिक्रीज आएगा, लेकिन पॉइंट E पर H बिकम जीरो बट B डज नॉट रीच टू जीरो। B का कुछ वैल्यू बाकी है, मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन अब भी बाकी है, ठीक है। H बिकम जीरो, H रिड्यूस टू जीरो बट B डज नॉट रीच टू जीरो। अब उसको जीरो तक लाने के लिए क्या करेंगे? हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में H अप्लाई करने से B जीरो हो जाएगा। देखिए इधर रिवर्स डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से B बिकम जीरो। इधर B पॉइंट C पर B बिकम जीरो, हम H अप्लाई करेंगे। इधर B पॉइंट F पर B बिकम जीरो, हम H अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू बराबर होगा, कोएर्सिव फोर्स का वैल्यू बराबर होगा। अभी जब हम H को मजीद इंक्रीज करेंगे तो मजीद इंक्रीज करने से फिर B प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में और इस तरह सैचुरेशन तक पहुंचेगा। यह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, हम H अप्लाई करेंगे, H अप्लाई करने से B प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जब हम H को जीरो करेंगे लेकिन B H के साथ वापस नहीं आएगा, उसको वापस लाने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में H अप्लाई करेंगे और उसको वापस लाने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। वापस लाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, वो एनर्जी वेस्ट होगा N2 हीट। उस एनर्जी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस। अभी बाज मटेरियल का ये हिस्टैरिसीस लूप है ना, ये फैट होता है और बाज का नैरो होता है। तो फैट का मतलब ये है कि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना या डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल है। उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम ज्यादा एनर्जी देंगे, एनर्जी वेस्ट ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। और जब नैरो हो तो नैरो का मतलब यह है कि उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना फिर दोबारा डीमैग्नेटाइज करना आसान होगा, ठीक है, आसान होगा। तो इधर एनर्जी वेस्ट होता है। हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। जब फैट हो तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा आएगा, उस मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा आएगा। जब हिस्टैरिसीस लूप नैरो हो तो एरिया कम होगा, उस मटेरियल में हिस्टैरिसीस लॉस कम आएगा। अभी हिस्टैरिसीस लॉस ट्रांसफार्मर में इस तरह सोलेनॉइड में प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इस हिस्टैरिसीस लॉस प्रॉब्लम है, उस एनर्जी को हम जाया नहीं करना चाहते। तो हम ट्रांसफार्मर में ऐसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया हो कम, जो नैरो हो, और ये होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना सिंपल होता है। उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा और ट्रांसफार्मर के अंदर हम यही चाहते हैं, ठीक है। अभी अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं कि हम मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे लेकिन वो अपना मैग्नेटाइजेशन भी बरकरार रखेगा, हमारे लिए परमानेंट मैग्नेट की तरह, परमानेंट मैग्नेट की जगह काम करेगा, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा हो, इसका हिस्टैरिसीस लूप ज्यादा हो। जब हम उसको एक दफा मैग्नेटाइज करेंगे ना
तो जब H बिकम जीरो, B को जीरो तक लाने के लिए हम ज्यादा एनर्जी देंगे, उसको फिर डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। तो ऐसे मटेरियल हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो आसानी से वो मैग्नेटाइज हो जाए, अगर डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो उसको हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। आयरन है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम ऐसे मटेरियल को यूज करेंगे जिसका मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन होता है मुश्किल, ठीक है, उसको हम हार्ड परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें ये H हमेशा पीछे होगा B से। किस तरह हम H को जीरो तक लाएंगे, जीरो पे आएगा, लेकिन उसके साथ B वापस नहीं आएगा। जीरो वैल्यू को हासिल करने के लिए वापस H के साथ B नहीं आएगा, तो H हमेशा पीछे होगा B से। उसको हम हिस्टैरिसीस कहते हैं, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये था आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।